नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम्नास्टिक वाले में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कोई ना कोई टॉपिक को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कशन ज़रूर करते हैं और ख़ास तौर से हमारे यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो आज की इसी सीरीज़ में हमारा टॉपिक है सैंपलिंग टेक्निक्स। सैंपल क्या है और उसकी कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नमूनाकरण यानी कि सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स, आइटम्स और डेटा पॉइंट्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडक्ट रिसर्च। पूरी पॉपुलेशन में से यानी कि एक बहुत बड़ी आबादी में से अगर हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम सैंपलिंग कहते हैं, नमूनाकरण करना कहते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों में से जिस पर मुझे रिसर्च करनी है या जहाँ-जहाँ पर मुझे रिसर्च करनी है, वहाँ से मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लूँगी। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगी, रिसर्च करूँगी, जो भी मुझे उनके ऊपर सैंपलिंग टेक्निक्स लगानी है, जो भी मुझे मेथड लगाना है, वो लगाकर मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ, कुछ रिजल्ट्स आते हैं, तो हम उसे बोलेंगे सैंपलिंग। अपनी डे टू डे लाइफ से मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे हम चावल बनाते हैं और फिर हमें लगता है कि बन गए हैं, तो हम 1-2 चावल को निकाल कर उसको प्रेस करके देखते हैं, दबा कर देखते हैं कि ठीक से पक गया या नहीं। अगर वो अच्छे से पक जाता है, तो वो ठीक से नीचे की तरफ दब जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाता है कि चावल पूरी तरह से बन गए हैं। और अगर नहीं पकते हैं, या तो आधा चावल टूटेगा या हमें थोड़ा-सा टाइट महसूस होगा और जिसको देखने से हमें पूरी तरह से आइडिया लग जाता है कि अभी चावल कच्चे हैं, तो इसे कहते हैं सैंपलिंग यानी कि नमूनाकरण करना। कि बहुत सारी चीज़ों में से कुछ को सेलेक्ट करना और यहाँ पर हम रिसर्च में अपने स्टडी पर्पज़ से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स को यानी लोगों को, प्लेयर्स को, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सैंपलिंग। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन-कौन सी सैंपलिंग टेक्निक्स हैं। देखिए मेनली 2 ही हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब जहाँ पर संभावना होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी कि जिसमें संभावना नहीं होती, जिसको हम चाहें उसको ले सकते हैं। ये आपको आगे की टेक्निक्स सुनकर समझ में आ जाएगा कि संभाव्यता वाली जो टेक्निक्स हैं यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स कौन-सी हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन-सी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में। काइंड ऑफ सैंपलिंग ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ non-zero chance of being selected. It is random and ensures unbiased representation. देखिए कहने का मतलब है इसमें कोई भी सैंपल सब्जेक्ट व्यक्ति स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि जिसके सिलेक्शन की संभावना ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 लोगों को ले रखा है और उसमें से मुझे कुछ सैंपल निकालना है, तो सभी की ये संभावना है कि शायद मैं इस सैंपल में सेलेक्ट हो जाऊं। यहाँ पर देखिए आपको पता चल जाएगा। मैं अगर दूसरी तरह से आपको बोलती हूँ, उन 100 में से अगर मैं कहूँ कि रेड टी-शर्ट वाले ही सेलेक्ट करूँगी, तो संभावना चेंज हो जाती है। और अगर मैं कहूँ कि किसी को भी मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, तो 100 के 100 जो सब्जेक्ट्स हैं, दे आर श्योर कि मैं भी सेलेक्ट हो सकता हूँ। यानी कहीं भी किसी तरीके से बायसनेस की संभावना नहीं होगी। हिंदी में एक बार जान लेते हैं। संभाव्यता नमूनाकरण में आबादी के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की एक ज्ञात गैर शून्य संभावना होती है। यानी कि शून्य की कोई संभावना नहीं है होती। दे आर 100% श्योर कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं। यह यादृच्छिक है और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। यानी कि पूरी तरह से हर किसी को रिप्रेजेंटेशन की इजाज़त होती है। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इनके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन-कौन सी टेक्निक्स आती हैं, कौन-कौन से टाइप्स आते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर है सिंपल रैंडम सैंपलिंग।
जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताऊँ, इंग्लिश लैंग्वेज की साइड मैंने यहाँ पर डायग्राम्स भी बना रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए, सैंपलिंग का जो डायग्राम है, बहुत सारी पॉपुलेशन दिखा रखी है और उसमें से 4 या 5 छोटे से सर्कल में सेलेक्टेड है, यानी कि सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नीचे सिंपल रैंडम सैंपलिंग का भी डायग्राम दे रखा है। ध्यान से देखिए। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आपको ये पिक देखने से क्लियर हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ईच मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। देखिए, अब इस पिक को ध्यान से देखिए। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा है, कोई भी ऐसी बायसनेस नहीं है कि मैं यहाँ से ही सेलेक्ट कर रही हूँ। किसी को भी उठाकर एज ए सैंपल ले सकती हूँ। इट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग। रैंडम मतलब कहीं से भी, कोई नंबरिंग नहीं है, कोई नेम्स नहीं है, कोई लेफ्ट राइट नहीं है, कोई फ्रंट बैक नहीं है, कहीं से भी उठा के एज ए सैंपल ले लेना, वो आएगा आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। मेथड क्या है? रैंडम नंबर जनरेटर्स और लॉटरी, ड्रॉ फ्लोट से भी ले सकते हैं और सिंपल नंबर जनरेशन से भी इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूसेस बायस, इजी टू इम्प्लीमेंट। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर्स अ कंप्लीट पॉपुलेशन लिस्ट। हमारे पास सारी पॉपुलेशन की लिस्ट होनी चाहिए जहां से हमें सैंपल लेना है। हिंदी में देख लेते हैं। यादृच्छिक संख्या जनरेटर या लॉटरी के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं और इसका बेनिफिट है पूर्वाग्रह को कम करता है और लागू करना आसान होता है। आगे जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप 2, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेटा मीन्स सब ग्रुप्स। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा बेस्ड ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रैंडम सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। छोटे छोटे से सब ग्रुप्स बनाएंगे और हर एक सब ग्रुप में से हम एक एक सैंपल लेते चले जाएंगे। इट इज नॉन एज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। देखिए, आपको समझ में भी आ रहा होगा, मैंने ग्रीन और रेड जो है सब ग्रुप्स बना दिए हैं। देखिए, ग्रीन और रेड ग्रुप को आप ध्यान से देखिए। ग्रीन जो है मैंने चार चार के सब ग्रुप्स यानी स्ट्रेटा बनाए हैं और उन सब स्ट्रेटा में से एक एक सैंपल ले लिया है। ऐसे ही रेड टी शर्ट की तरफ आप देखिए ध्यान से, तीन तीन के ग्रुप बनाए हैं यानी कि सब ग्रुप स्ट्रेटा, और हर एक स्ट्रेटा में से एक एक सैंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एडवांटेजेस क्या है? अनश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स। अब जो स्ट्रेटा हमें पता है उनमें से हम ले रहे हैं तो श्योर है कि वो उसको रिप्रेजेंट करते ही करते होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज। हिंदी में जान लेते हैं, इसको बोलते हैं स्तरीकृत नमूनाकरण, यानी कि स्तर बना बनाकर। ठीक है, उपसमूहों या स्तरों को विभाजित किया जाता है और उनमें से अपनी इच्छा अनुसार यादृच्छिक यानी कि अपनी इच्छा अनुसार नमूने ले लिए जाते हैं। सभी उपसमूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और नुकसान ये हो सकता है कि व्यवस्थित करना और विश्लेषण करना बहुत ही जटिल हो जाता है। आगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप नंबर 3, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। नाम से ही पता चल जाता है, सेलेक्टिंग एवरी नाइन्थ इंडिविजुअल फ्रॉम ए पॉपुलेशन लिस्ट आफ्टर अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। नाइन्थ मीन्स अगर हम फिफ्थ सोच रहे हैं तो एवरी फिफ्थ, 10th लेना है तो एवरी 10th, मतलब एक सिस्टम है। ये नहीं है कि कभी नंबर 1 उठा लिया, कभी नंबर 10th वाला उठा लिया, कभी 12th वाला, नो। nth मीन्स हर बार वही एज ए सैंपल लेना है। जैसे हमने 100 का एग्जाम्पल लिया है, 100 स्टूडेंट्स आर देयर, तो उनमें से हर फिफ्थ स्टूडेंट को मुझे एज ए सैंपल लेना है। इट इज नोन एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग, यानी कि 5, 10, 15, 20, 5 की टेबल करते चले जाइए, वो आपका आ जाएगा सिस्टमैटिक सैंपलिंग में। आपको 10 चुनना है तो 10 चुन लीजिए, 10, 20, 30, 40, इस तरह से आपको एक सिस्टम से ही सैंपल लेते चले जाना है। इजी एंड क्विक टू इम्प्लीमेंट, इसमें कुछ सोचना नहीं है, बहुत ही इजी से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। रिस्क ऑफ पीरियोडिसिटी बायस इफ द लिस्ट हैज पैटर्न्स, इसमें एक नुकसान ये हो सकता है, एक पीरियोडिसिटी बायस होता है, वो इसमें आ सकता है आपके लिस्ट के पैटर्न के हिसाब से। यदि सूची में पैटर्न है तो आवधिकता
पूर्वाग्रह का जोखिम इसमें हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं बायसनेस के थोड़े बहुत चांस यहाँ पर है। इसका जो डायग्राम है वो आप देख लीजिए, आपको देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने दिखा रखा है एवरी फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ एज ए सैंपल हमें सेलेक्ट करना है, देन 2 3 फिर से फोर्थ एज ए सैंपल हमें सेलेक्ट करना है। एक सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया। एक देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये राउंड करके जो है एरिया बना दिए हैं कि इस ज्योग्राफिकल एरिया से मुझे एक सैंपल लेना है। 5 यहाँ पर मैंने ज्योग्राफिकल एरियाज मार्क किए हैं, 3-3 के जो हैं सब्जेक्ट्स दिखा के, इनमें से मुझे एक-एक एज ए सैंपल लेना है, यानी कि हर एरिया से मुझे एक-एक सैंपल लेना है, तो इसे हम कहेंगे क्लस्टर सैंपलिंग। आगे बढ़ते हैं, इसके बेनिफिट जान लेते हैं। कोस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज पॉपुलेशंस, अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो इट इज़ वेरी यूजफुल, मे नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन एक्यूरेटली, और हो सकता है कि जो हम लेना चाहें वो हमें एग्जैक्टली ना मिल पाए क्योंकि एरियाज आर डिफरेंट। संपूर्ण जनसंख्या का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। आगे जान लेते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, बहुत ही बढ़िया ये नाम है जिसको पढ़ते ही पता चल जाएगा, यानी कि अलग अलग स्टेजेस से हमें सैंपल कलेक्ट करना है। कंबाइंस मल्टीपल मेथड्स, क्लस्टर्स फॉलोड बाय सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद इन क्लस्टर्स, यानी कि पहले हम पॉपुलेशन में से क्लस्टर्स बना लेते हैं, फिर उन क्लस्टर्स में से भी हम सब क्लस्टर्स या फिर सब ग्रुप्स बना सकते हैं, स्ट्रेटास बना सकते हैं। अलग अलग तरह से हम सैंपलिंग लेते हैं, या कहने का मतलब है हर एक जहाँ भी हम कैटेगराइज करते हैं, जहाँ भी हम स्टेजेस बनाते हैं, वहीं से सैंपल कलेक्ट करते हुए चले जाना। एडवांटेजेस क्या है? फ्लेक्सिबल, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल स्टडीज, और डिसएडवांटेज हो सकता है कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। देखिए फ्लेक्सिबल तो हो सकता है, हर एक स्टेजेस से, हर एक स्टेप से हम सैंपल लेते चले जाएं, लेकिन इसमें क्या होगा कि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो ये है हमारा बहुस्तरीय नमूनाकरण। बहुस्तरीय यानी कि बहुत सारे स्तर से होते हुए हमें सैंपल यानी नमूना कलेक्ट करना है, और उसी के हिसाब से उनको अपने रिसर्च स्टडीज का पार्ट बना लेना है। आगे जान लेते हैं हम लोग नंबर 2, सैम्पलिंग टेक्निक दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, यानी कि गैर संभाव्यता, इसमें संभावना की कोई गुंजाइश नहीं होती, ये पूरी तरह से जैसा रिसर्चर चाहे वैसे ही सैंपल ले सकता है। इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉट ऑल मेंबर्स हैव अ नॉन और इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो पॉपुलेशन के अंडर से एज ए सैंपल सिलेक्शन होने वाले हैं, उन सभी को बराबर चांस नहीं दिया जाता फॉर सैंपल सिलेक्शन। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड व्हेन रैंडमनेस इज नॉट फिजिबल, ऐसा खास तौर से उन्हीं टेक्निक्स में होता है जहां पर संभाव्यता नहीं हो पाती, यानी कि जो हम चाहें यादृच्छिक संभव नहीं हो पाता है, और इसलिए हमें गैर संभाव्यता वाले नमूने लेने पड़ते हैं। तो इनके सब टाइप्स जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी कि नाम से पता चल रहा है एज पर द कन्वीनियंस ऑफ रिसर्चर, उसको रिसर्चर को जैसी सुविधा लगती है उसके हिसाब से ही वो सैंपल लेता चला जाए, तो इसे हम कहेंगे सुविधाजनक नमूनाकरण यानी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पर आप पिक में भी देखिए ध्यान से, एरो दिखा रखे हैं कि रिसर्च, और सेंटर में रिसर्चर दिखा रखा है कि रिसर्चर को जिसका भी मन करे, जिसको चाहे वो एज ए सैंपल ले सकता है गिवन पॉपुलेशन में से। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे? तो देखिए, सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स हु आर इजिएस्ट टू एक्सेस, जिसको जिसके पास तक पहुंचना इजी होगा रिसर्चर उसी को ले लेगा, यानी कि जहां पर मुश्किल होगा जाना, जिस एरिया में, जिस सब्जेक्ट के पास, उसको हम टालते चले जाएंगे, उसको रिसर्च स्टडी में नहीं लेंगे, यानी अपनी सुविधा के अनुसार। बेनिफिट क्या है? क्विक एंड इनएक्सपेंसिव,
भाई जिसको चाहे गली मोहल्ले से चाहेंगे तो वहां से ले लेंगे, तो बहुत ही जल्दी हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें ज़्यादा पैसा भी इसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। नुकसान क्या हो सकता है? हाई रिस्क ऑफ बायस नॉट रिप्रेजेंटेटिव। हो सकता है जो हमारी स्टडी के लिए हमें चाहिए वो उसमें ना मिले और कहीं न कहीं पक्षपात यानी कि बायस होने की संभावना तो इसमें है। मैं चाहूँगा मेरे पड़ोसी को एज़ अ सैंपल ले लूँ तो उसको ले लूँगा, चाहे वो मेरी स्टडी से रिलेटेड हो ना हो और दूसरा जो अच्छा सैंपल हो सकता था मैं उसे ना लूँ क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है, तो बायसनेस तो आएगी ही। नंबर 2 है पर्पज़िव सैंपलिंग, इसको हम जजमेंटल भी कह सकते हैं, यानी कि उद्देश्यपूर्ण और निर्णयात्मक। देखिए, यहाँ पर भी पिक से थोड़ा-सा ध्यान से देखने से क्लियर हो जाएगा। एरो पहली वाली में यानी कि कन्वीनियंस में पास-पास लगे थे और अब थोड़े से दूर भी लगे हैं, पास भी लगे हैं रिसर्चर के। तो आप इसको ध्यान से देखिए, मैं इसका मतलब समझाती हूँ। रिसर्चर सेलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब वो अपनी सुविधा के अनुसार सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उनमें से कुछ ना कुछ वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो उसको चाहिए वो देखकर ही उनको सेलेक्ट करता है। इसके बेनिफिट हैं टारगेट्स रिलेवेंट इंडिविजुअल्स और डिसएडवांटेजेस हैं सब्जेक्टिव पोटेंशियल फॉर बायस। आगे बढ़ते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग की तरफ। करंट पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट अदर्स ऑफन यूज्ड फॉर हार्ड टू रीच पॉपुलेशंस। देखिए स्नोबॉल का मतलब है जैसे हम बर्फ का गोला बनाते हैं और वो धीरे धीरे जैसे ही नीचे आता जाता है बर्फ के पहाड़ से, तो उसके साथ बर्फ ऐड होती चली जाती है और छोटा सा गोला आपने छोड़ा होगा बर्फ की पहाड़ी से और नीचे आते आते वो बहुत बड़ा बन जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा जो स्नो है उसमें ऐड होती चली जाती है। इसी से एक कंसेप्ट लिया गया है कि रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर अपने हिसाब से पहले एक सैंपल लेगा, फिर उसमें ऐड करता चला जाएगा। एक में आप देखिए पहले एक सैंपल लिया, 3 लिए और फिर 5 लिए। मतलब अपनी रिसर्च के अनुसार ऐड करते चले जाना, सैंपल्स को और लेते चले जाना कि भाई 5 में काम चलेगा? नहीं, नहीं, मुझे 2 और चाहिए तो 2 और ऐड कर लो। 7 में चल जाएगा? नहीं, रिसर्च अच्छी स्टडी के लिए अच्छे रिसर्च के लिए मुझे ज़्यादा सैंपल चाहिए, तो चलो 15 ले लेते हैं, 15 से नहीं चल रहा तो 20 ले लेते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐड करते चले जाना। इसके बेनिफिट हैं यूज़फुल फॉर निche और सेंसिटिव पॉपुलेशंस, यानी कि संवेदनशील आबादी के लिए ये यूज़फुल हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस पोटेंशियल फॉर सैम्पलिंग बायस, पूर्वाग्रह की संभावना इसमें भी हो सकती है। देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायस के चांस तो होंगे ही होंगे। द नेम snowball sampling has been given because in theory once you have the ball rolling it picks up more snow along the way and becomes larger and larger. It is often used in qualitative research when the population is hard to reach or hidden. दोस्तों हमने जाना पर्पसिव सैम्पलिंग में जो है participants are chosen based on predefined criteria that align with the purpose of the study. चलिए आगे हम जान लेते हैं कोटा सैम्पलिंग के बारे में। It is similar to stratified sampling but without randomization. Researchers fill quotas for subgroups. It is a method in which researchers divide the population into distinct categories, यानी कि quotas, based on specific characteristics such as age, gender, income और education level. कुछ भी हो सकता है, जैसा रिसर्चर चाहे कैटेगरी वैसे ही कैटेगरी बना सकता है, यानी कोटाज उनको दे सकता है। चाहे मैं एज के हिसाब से लूँ, चाहे मैं जेंडर के हिसाब से लूँ, इनकम और एजुकेशन के हिसाब से, कैसे भी अपना एक कोटा बना सकती हूँ कि इसी के हिसाब से मुझे सैंपल सेलेक्ट करने हैं। Once the quotas are established, participants are selected non-randomly to fill each quota until the required number of participants for each subgroup is met. जब तक मुझे जितने सैंपल चाहिए ना हो जाए, मैं उनके हिसाब से उनको गिवन कोटा के हिसाब से उनको लेती चली जाऊंगी। दिस अप्रोच ensures that
डाइवर्स सब ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेटेड इन द सैंपल। इसको हम सेगमेंटेड पॉपुलेशन भी कह सकते हैं और यहाँ पर हमारे कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है? अनश्योर्स सब ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम अपने हिसाब से कोटा बना रहे हैं। और इसका डिसएडवांटेज हो सकता है नॉन रैंडम कैन इंट्रोड्यूस बायस। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको पहले ही हिंट दी है, तो बायस वाला जो पॉइंट है वो तो आएगा ही आएगा। आगे हम बात करते हैं वॉलेंट्री सैम्पलिंग की। पार्टिसिपेंट्स सेल्फ सेलेक्ट इनटू द स्टडी। ऑनलाइन सर्वे भी हो सकता है, यानी वॉलेंट्री अपनी इच्छा से। यानी देखिए हिंदी में बहुत ही अच्छा ये मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। स्वैच्छी यानी अपनी इच्छा से प्रतिभागी अध्ययन में स्वयं चयन करते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण, तो अगर उनका मन करे तो उसमें पार्टिसिपेट करो, नहीं करता मन तो फिर उसको छोड़ दो। फिर जो रिसर्चर है सर्वे के लिए किसी और के पास ऑनलाइन फॉर्म भेज सकता है, और जिसको लगता है वो एक्सेप्ट करो और स्टडी में पार्टिसिपेट करो। जिसको नहीं मन करता पार्टिसिपेट करने का वो स्टडी में पार्टिसिपेट ना करे। इसका बेनिफिट है इजी टू गैदर पार्टिसिपेंट्स, और डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ सिलेक्शन बायस में नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। चलिए अब आगे जान लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? सबसे पहले एस्पेक्ट, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दूसरा रैंडमाइजेशन की बात करें तो संभाव्यता नमूनाकरण में यूजेस रैंडमाइजेशन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में नो रैंडमाइजेशन। सिलेक्शन इज सब्जेक्टिव। सिलेक्शन जो है सैंपल्स का वो सब्जेक्टिव है, चाहे वो कोटा बेस्ड हो, चाहे वॉलेंट्री बेस्ड हो, चाहे स्नोबॉल के हिसाब से हो, बट वहाँ पर सभी को सिलेक्शन के चांस नहीं है। कन्वीनियंस के हिसाब से, पर्पजिव के हिसाब से या कोटा के हिसाब से ही सैंपल्स का सिलेक्शन होता है, यानी कि वो सब्जेक्टिव है। बायसनेस की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी रिड्यूसेस बायस, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाई रिस्क ऑफ बायस। रिप्रेजेंटेटिवनेस की बात करें कि सैंपल कितना रिप्रेजेंट करता है सेलेक्टेड पॉपुलेशन को, तो वो है मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। और दूसरी अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर इट में नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। एप्लीकेबिलिटी देखें तो सुटेबल फॉर लार्ज वेल डिफाइंड पॉपुलेशन, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज सुटेबल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यानी कि जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने हैं, इन्वेस्टिगेशन कुछ करना है, तो वहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है इट इज़ मोर सुटेबल। कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इट इज़ क्विक एंड इनएक्सपेंसिव, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। जितना चाहे उतना सैंपल ले लें और जहाँ से चाहे वहाँ से ले ले, तो क्विक भी हो सकता है और इनएक्सपेंसिव भी ये हो सकता है। तो दोस्तों आज इतना ही। नए वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।